नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए पॉलिटिकल साइंस का एक नया विषय संवैधानिक विकास लेके आ चुका हूँ। देखिए आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की। देखिए इस टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं, इसीलिए आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि संविधान क्या है। तो संविधान हमारे देश का वह दस्तावेज है जो देश की जनता की विश्वास व उनकी इच्छाओं को प्रतिबिंबित करता है। तो हमारे देश की जनता का विश्वास और उनकी इच्छाओं को जो प्रतिबिंबित कर रहा है वो कौन कर रहा है? आपका संविधान कर रहा है। अच्छा, ये तो संविधान है, लेकिन बात करें जो संवैधानिक विकास है, किस प्रकार हमारे संविधान का विकास हुआ। तो सबसे पहले भारत में दो युद्ध होते हैं। देखिए इस विषय को आपने बहुत डिटेल से देखना है। पहला युद्ध होता है आपका प्लासी का युद्ध, और जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 1757 में हुआ था। तो 1757 में भारत में सबसे पहले प्लासी का युद्ध होता है, और इसी प्लासी का जो युद्ध ये होता है ये अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच होता है। इस युद्ध में जो है वो सिराजुद्दौला की हार होती है, और बंगाल पर जो है वो अंग्रेज अपनी क्या डालते हैं? शक्ति की नींव डालते हैं। अच्छा, यहाँ पे बंगाल पे जब ये जीत जाते हैं तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद एक और ये युद्ध लड़ते हैं जो होता है 1764 का युद्ध। 1764 का जो युद्ध है, इस युद्ध को जो है वो बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो वर्तमान में जो बक्सर कहाँ पड़ता है? तो ये बिहार में पड़ता है। इस बात को आपने याद रखना है। और ये युद्ध जो है वो हेक्टर मुनरो और 3 संयुक्त सेना उनके बीच में लड़ा जाता है। इस बात को भी आपने याद रखना है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और इस युद्ध में भी जो है वो अंग्रेजों की विजय होती है। अब जब इन दोनों युद्धों को अंग्रेज भारत में जीत जाते हैं, देखिए बहुत ही डिटेल से मैं कनेक्टेड करके एक एक चीज़ आपको पढ़ाने वाला हूँ। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो रहने वाली है। तो प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेज क्या सोचते हैं कि भारत पे हम दबदबा बना सकते हैं। अगर हम इसी तरह जीतते रहे तो धीरे धीरे हम भारत पे अधिकार भी कर सकते हैं। तो इन दोनों युद्धों को जीतने के बाद अंग्रेजों का जो वर्चस्व है वो भारत पर अधिक हो गया। अब इन्होंने क्या किया? संवैधानिक विकास किस प्रकार हुआ? इन्होंने जो है वो क्या करा? इन्होंने धीरे धीरे भैया इन्होंने जो है धीरे धीरे भारत पे क्या लाए? कानून लाए, एक्ट लाए, जिसको आप चार्टर भी बोलते हैं। तो किस प्रकार भारत में संवैधानिक विकास हुआ, तो इस बात को भी हम यहाँ पे बहुत ही डिटेल से जानने वाले हैं। तो ये बहुत सारे प्रकार से भारत में जो है यहाँ पे संवैधानिक विकास हो। तो इस संवैधानिक विकास को हम एक एक करके मैं आपके बीच दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी एचपी टीजीटी कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, मात्र और मात्र आप जुड़ सकते हैं 499 रुपीज़ में। हम देंगे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड बोले तो आप कहीं पे जॉब करते हैं तो कभी भी और किसी भी समय आज तक की सारी क्लासेज मात्र और मात्र 499 रुपये मंथ में देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 78761, और यहाँ पे सिस्टमेटिकली आपको 4 से 5 टीचर बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं। पैसा कमाना कोई उद्देश्य नहीं है। तो 78761 45409 आप इस नंबर पे जुड़ सकते हैं। अच्छा, भारत में संवैधानिक विकास भी दो प्रकार से हुआ। दो प्रकार से अंग्रेजों ने एक्ट भारत पे पारित किए। एक तो किए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत पारित एक्ट, और दूसरे किए थे ब्रिटिश क्राउन के तहत पारित एक्ट। तो दोनों एक्ट आपको याद रखने हैं। एक किए थे आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत, और दूसरे किए थे ब्रिटिश क्राउन के तहत पारित एक्ट। अब हम दोनों ही एक्ट को यहाँ पे जो है वो देखेंगे कि कौन सा एक्ट जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत पारित किया गया, और दूसरा हम देखेंगे कि कौन से एक्ट ऐसे हैं जो ब्रिटिश क्राउन के तहत जो है वो पारित किए गए थे। तो जब यहाँ पे भारत में दो प्रकार से कानून आते हैं, पहले आते हैं हम एक एक करके आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो 1600 ईस्वी की बात होती है। 1600 ईस्वी का चार्टर आता है। ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के इंग्लैंड से भेजा जाता है। महारानी एलिजाबेथ जब ये व्यापार करने भारत में आते हैं। दूसरा एक्ट आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत पारित हुए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एक्ट जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पारित किया गया, और कौन सा एक्ट ब्रिटिश क्राउन बोले तो इंग्लैंड में जो बैठी सरकार है उनके द्वारा पारित किया गया था। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। दोनों ही बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तीसरा है यहाँ पे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। चौथा है चार्टर एक्ट 1793। पांचवा है 1833 का चार्टर, और छठा जो है वो है आपका 1853 का चार्टर। अब 1853 के चार्टर के आने के बाद भारत में होती है 1857 की क्रांति, और 1857 का विद्रोह होने के बाद अब जितने भी कानून हैं वो ब्रिटिश क्राउन के तहत जो है यहाँ पे पारित किए जाते हैं। पहला होता है भारत शासन अधिनियम, जिसमें सीधा बोला जाता है कि अब हम भारत में शासन करेंगे। ये भी ब्रिटिश क्राउन के तहत इंग्लैंड से पारित किया गया। दूसरा था भारत स्वतंत्रता अधिनियम, जो कि जो आपका आया था, कब आया था?
माफ़ी चाहूँगा, इसके बाद आया था आपका भारत परिषद अधिनियम। कौन सा आया था आपका? भारत परिषद अधिनियम। और भारत परिषद अधिनियम के आने के बाद, भारत परिषद अधिनियम आने के बाद आया था आपका दूसरा भारत परिषद अधिनियम 2, जो कि 1892 में आता है। ये भी सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया? ये भी ब्रिटिश क्राउन के तहत 1909 में आया। एक एक करके हम इनको सभी चीज़ों को डिटेल से देखने वाले हैं। फिर मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में आए। फिर भारत शासन अधिनियम 1935 में आए। तो ये सारी बातें मैं आपको आगे डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। अभी तो मैंने आपको ये एक चार्ट बना के दिखाया कि संवैधानिक विकास भारत में दो प्रकार से हुआ, 1773 से 1853 तक हुआ, और आपका फिर 1853 के बाद जो होता है वो 1858 से 1947 तक होता है। तो एक एक बात हम यहाँ से देखने वाले हैं। इस वीडियो को आप बहुत डिटेल से देखिएगा, 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा। टफ जरूर है, लेकिन आसान बनाना किसका काम है दोस्तों? आपका काम है। तो ये आपको सारा का सारा सिनेरियो यहाँ पे याद रखना है कि कौन सा एक्ट। सीधा क्वेश्चन आता है कि जो 1773 का एक्ट है उसको किस नाम से जाना जाता है, 1784 का एक्ट है उसको किस नाम से जाना जाता है, किसके तहत उसको पारित किया गया। तो याद रखना है ये सभी एक्ट किए गए जो भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके द्वारा पारित किए गए। अब भारत में 1857 में विद्रोह होता है, क्योंकि 1853, 1833, 1793 यहाँ से बोला कि हर 20 साल बाद चार्टर आएंगे, लेकिन 1857 की जो क्रांति भारत में होती है उस क्रांति के बाद क्या होता है कि अब जो एक्ट है वो कहाँ से आते हैं? वो इंग्लैंड से ब्रिटिश क्राउन पारित करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से आगे हम डिटेल से बात करने वाले हैं एक एक की। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वो करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पारित एक्ट। तो सबसे पहले 1600 ईस्वी की बात होती है। 1600 ईस्वी में भी चार्टर बोले तो राजलेख, एक राजलेख आता है भैया। और इस राजलेख की अगर बात करें तो इस राजलेख में क्या होता है कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो है वो पूर्वी देश, जितने भी पूरब वाले, मान लो ये पृथ्वी है और यहाँ पर ये पूरब वाले देश है। अब महारानी एलिजाबेथ क्या करना चाहती थी? पूरब वाले देशों के साथ व्यापार करना चाहती थी। कितने साल के लिए? 15 वर्षों के लिए। तो वो व्यापार की अनुमति यहाँ पर जो है इजाज़त चाहती थी पूर्वी देशों के साथ। तो उसने एक अधिकार पत्र भारत के नाम भी भेजा। और उस समय जो भारत पे शासनकाल था वो किसका था भैया? अकबर का था। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि महारानी एलिजाबेथ ने जब 1600 ईस्वी का राजलेख भेजा था तो किसके नाम भेजा था? तो क्या बोलेंगे भाई और बहनों, साथियों, क्या बोलेंगे? अकबर के नाम भेजा था। और अकबर का जो शासनकाल था वो 1556 से 1605 था। अब 1605 में अकबर साहब की क्या हो जाती? अब 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। और अकबर की मृत्यु होने के बाद हॉपकिंस किसको भेजा था अधिकार पत्र को लेके? हॉपकिंस को भेजा था। अब जब हॉपकिंस साहब अधिकार पत्र को लेके आए तो वो मुगल दरबार में थोड़े लेट पहुंचे। कब पहुंचे? 1608 में पहुंचे। अच्छा, 1608 में ये आया तो किसके नाम पे था? अकबर के नाम पे आया था। लेकिन अब भारत में किसका शासनकाल चल रहा था? जहांगीर का शासनकाल। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत आने वाले पहले अंग्रेज या मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? तो मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज थे विलियम हॉपकिंस। इस बात को आपने याद रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये किसके दरबार में भारत पहुंचे थे? जहांगीर के दरबार में। और अगर जहांगीर की बात की जाए, इनका शासनकाल जो है वो 1605 से 1627 के बीच में था। अच्छा, ये भी आपको पता चल गया। पहले पहले क्या बोला महारानी एलिजाबेथ ने? बोला कि जितने भी पूर्वी देश है उनके साथ में 15 साल के लिए व्यापार की अनुमति मांगना चाहती हूँ। तो उसने भी अधिकार पत्र हॉपकिंस के पास भेजा। किसके दरबार में? अकबर के नाम से भेजा भारत के लिए। लेकिन भारत पे क्या हो गया था? भारत पे जो है वो जब तक हॉपकिंस भारत पहुंचा 1608 में, तब तक अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और जहांगीर का शासनकाल था। तो सीधा क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो हॉपकिंस है, कि जो भैया ये हॉपकिंस है ये किसके दरबार में भारत आया? और मुगल दरबार में भारत आने वाले पहले अंग्रेज कौन है? तो क्या बोलेंगे भैया? आपका विलियम हॉपकिंस है। तो इसके बाद जैसे ही मैंने ये, तो मैं आपको 1600 ईस्वी का चार्टर पढ़ा चुका था, लेकिन मैंने आपको ये बोला था कि प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज़ों का भारत में क्या हो जाता है? दबदबा हो जाता है। और जब भारत में इनका दबदबा हो जाता है तो ये धीरे धीरे 1773 में एक व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक कंपनी बनने की कोशिश करती है। अब ये क्या करते हैं भाई और बहनों, मैं आपको यहाँ से बहुत ही डिटेल से बताने वाला हूँ। ये 1773 का सबसे पहले एक चार्टर लाते हैं, राजलेख लाते हैं। अब आप बोलेंगे कि चार्टर क्या
होता है? राजलेख क्या होता है? तो नियमों और कानूनों का वो समूह जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी जाती है। मान लो आप किसी स्कूल में पढ़ते हो, मान लो आप यूथ अध्ययन एकेडमी में हो, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, इतनी भैया फीस देंगे, एवरी संडे टेस्ट होगा, एवरी सैटरडे टेस्ट होगा, संडे डाउट सेशन होगा। तो ये हमारा चार्टर होगा, ये हमारा राजलेख होगा। तो उसी प्रकार इन्होंने भी धीरे धीरे राजलेख लाए और इन्हीं राजलेख के माध्यम से संविधान का विकास तो होता गया, लेकिन धीरे धीरे भारतीयों पे भी ये अपना कब्जा करने लगे। बहुत मज़ा आने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अच्छा, रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट जब भारत आया तो इसी रेगुलेटिंग एक्ट में क्या बोला कि जो बंगाल का गवर्नर होगा उसको गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत कहा गया? तो बोलेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? तो बंगाल का पहला गवर्नर है आपका रॉबर्ट क्लाइव। और बात करें बंगाल के पहले गवर्नर जनरल की तो भैया उसका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। अच्छा, गवर्नर जनरल जो था इसके साथ भैया 4 अन्य सदस्य भी, इसकी एक परिषद बनाई गई। इसी एक्ट के तहत क्या बोला कि इसके साथ और 4 सदस्य काम करेंगे। तो मतलब कि यहाँ पे क्या है, इनको इनके अंडर काम करना था। पॉलिटी पढ़नी है, बहुत डिटेल से पढ़नी पड़ेगी, तब जाके कमीशन क्लियर होने वाला है। और संवैधानिक विकास को तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। क्लास बड़ी जरूर है, थोड़ी फास्ट भी जरूर कराऊंगा, लेकिन आपको बोर करने वाली क्लास बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। अच्छा, बात करें जो बंगाल का गवर्नर जनरल अब बनाया था किस एक्ट के तहत, तो सीधा क्वेश्चन आता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत कहा गया? तो बोलेंगे आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया भाई और बहनों कि आप ये बताइए कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन है, तो क्या बोलेंगे? सर वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो क्या है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल है। अच्छा, क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल के साथ रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कितने सदस्यों की परिषद, कितने सदस्यों की काउंसिल बनाई गई थी? तो 4 मेंबर्स की काउंसिल बनाई गई थी। इसमें आपका फिलिप फ्रांसिस था, वर्नेल था, मोनसेन, हिंदी मैंने अंग्रेजी में इसको लिख दिया था जैसे मेरे को अच्छा लगता था, क्लूवेरिंग। तो आप ये नाम हिंदी में लिख सकते हैं, फिलिप फ्रांसिस, वर्नेल, मोनसेन और क्लूवेरिंग। तो 4 सदस्य। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वो 4 सदस्यों का नाम बताइए जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल के साथ कार्य करते थे। तो बोलेंगे भैया ये फिलिप फ्रांसिस है, वर्नेल है, मोनसेन है और क्लूवेरिंग है। अब इसके तहत और क्या क्या हुआ? जो ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, एक तो इसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, उसके साथ 4 सदस्यों की काउंसिल बनाई गई, जिसमें से कि क्या होता था कि 5 में से 3 लोगों की हाँ होना बहुत ज़रूरी थी। अगर 5 में से 3 लोगों की हाँ नहीं होती थी तो यहाँ पे गवर्नर जनरल मतलब कि अपने हिसाब से कार्य नहीं कर सकता था। रेगुलेटिंग एक्ट को लाने का सबसे बड़ा कारण था कि 1869 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई थी, दिवालिया हो गई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के दिवालिया होने से ब्रिटिश क्राउन ने क्या सोचा कि भैया अब भारत में क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या है, दोबारा से पुनः जिंदा करना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दोबारा जिंदा करने के लिए इन्होंने भारत में किसने लाया? ये इंग्लैंड से ये चला था ये एक्ट। ये जो है वो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने इंग्लैंड से इस एक्ट को जो है वो पेश किया था और ये 4 सदस्य भी वहीं से भेजे गए। उन्होंने इनको पैसा भेजा ब्रिटिश सरकार ने, तब जाके ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या लाया? सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट लाया। अच्छा, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत मद्रास और बंबई के प्रेसिडेंसी को शामिल किया गया। मतलब कि ये बात बोली गई कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी होगी, बंगाल का जो गवर्नर होगा उसके अंतर्गत ही मद्रास के गवर्नर, बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा उसके अधीन ही मद्रास के गवर्नर और बंबई के गवर्नर क्या करेंगे? कार्य करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई पैसों में भी ऐसा नहीं पढ़ाने वाला हूँ जैसा हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो याद रखना कि मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल को बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल किया गया था, इस बात को आपने याद रखना है। तो मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी को किस एक्ट के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी में? तो बोलेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत शामिल किया गया। एक एक बात आपको याद रखनी है, हर एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आज बताई गई हर एक बात आपके पेपर में भी देखने को मिल सकती है।
अगला है भारतीयों द्वारा रिश्वत और उपहार पर प्रतिबंध। जो अंग्रेज अधिकारी भारत से रिश्वत लेते हैं उस पर क्या कर दिया, उपहार पर और रिश्वत पर क्या कर दिया भैया, इन्होंने क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि उपहार नहीं ले सकते आप, जो है उस पर क्या लगा दिया, अधिकारियों पे प्रतिबंध लगा दिया। और दूसरा, संसद में एक सर्वोच्च न्यायालय की, तो भारत में, ये मैंने गलती से यहाँ पे संसद कर दिया था, यहाँ पे था बंगाल, तो बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में, तो बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई, तो याद रखना है कि जो बंगाल है, बंगाल में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो आपका जो कौन सा एक्ट था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत की गई। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में काम आने वाली है। और इसके जो पहले पहले जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे, जो बंगाल में जो सुप्रीम कोर्ट बनाया था, ऐसा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, ये संसद नहीं है, बंगाल है, गलती से संसद हो गया। तो बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, 1774 में, किस एक्ट के तहत, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसके तहत बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इस बात को आपने याद रखना है। इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा इम्फे, इस बात को आपने याद रखना है। तो सर एलिजा इम्फे क्या थे, तो बंगाल में जो सुप्रीम कोर्ट बनता है उसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अब आता है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसकी कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में एक कानून और लाया जाता है, एक चार्टर और लाया जाता है, जिसको बोलते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया। अब पिट्स इंडिया एक्ट जब भारत में आता है तो इसमें क्या बोला कि जो गवर्नर जनरल की परिषद है उसमें अब सदस्यों की संख्या पहले कितनी होती थी, 4, अन्य सदस्य जो होते थे वो पहले गवर्नर जनरल के साथ 4 होते थे, अब इनकी संख्या क्या कर दिया, 4 से 3 कर दी। तो यह आपको याद रखना है कि गवर्नर जनरल की परिषद जो है उसकी संख्या 4 से 3 किस एक्ट के तहत की, तो बोलेंगे सर पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 4 से 3 कर दी। अगला क्वेश्चन है, अब कंपनी ने क्या किया, राजनीतिक और व्यापारिक काम अब कंपनी अच्छे से यहाँ पे करना चाहती थी, क्योंकि धीरे धीरे प्लासी और बक्सर के युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेजों का वर्चस्व भारत पे बढ़ गया था, और तो उन्होंने क्या किया कि कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक मामलों के लिए 2 अलग अलग संगठन बनाए। देखो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में ऑलरेडी 24 सदस्य थे। अच्छा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने थे, ये आप मेरे को बहुत डिटेल से बताएंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य थे। तो दोनों बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में इनके 24 सदस्य होते थे, पहले से 1773 से ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था। तो इन्होंने क्या किया, राजनीतिक मामलों के लिए बनाया बोर्ड ऑफ कंट्रोल और व्यापारिक मामलों के लिए बनाया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया, राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया और व्यापारिक मामलों के लिए क्या बनाया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किस एक्ट के तहत बनाएंगे, तो बोलेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो था गुरुजी, उसके तहत भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का निर्माण हुआ। पूरी वीडियो देखना, डंके की चोट पे एक एक बात समझ आने वाली है। तो कंपनी ने राजनीतिक मामलों के लिए, जो इनके पॉलिटिकल इश्यूज थे उसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, और बिजनेस वाले जो व्यापारिक मामले थे उसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाए। अच्छा, भारत में स्थापित कोर्ट में अधिकारियों के अवैध कार्य के मुकदमे के लिए इन्होंने क्या किया, इसी एक्ट के तहत इन्होंने क्या बोला कि भारत में स्थापित जो कोर्ट है वहाँ पर जो अधिकारी काम कर रहे हैं, अगर वो कोई अवैध कार्य करते हैं तो उन पर भी मुकदमा किया जाएगा। लेकिन कहाँ पे किया जाएगा, इंग्लैंड में अलग से कोर्ट की स्थापना की गई। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये बात परीक्षाओं में डंके की चोट पे काम आने वाली बात है। बाकी मैं जो ये बोर्ड ऑफ जो ये राजनीतिक जो रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है, इनको हम हिस्ट्री में भी एक बार दोबारा देखेंगे, हम बहुत डिटेल्स इनको देखेंगे। अभी हम संवैधानिक विकास पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो उसको हम थोड़ा थोड़ा करके अभी देख रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो है वो 24 सदस्य होते थे, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में जो है वो कितने सदस्य होते थे, 6 सदस्य होते थे। इस बात को भी आपने याद रखना है। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा था। इसके बाद आया इनका 1793 का राजलेख। अच्छा, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के आने के बाद 1793 का राजलेख आता है। यहाँ पर जो इन्होंने क्या बोला, यहाँ पर इन्होंने बोला कि भारत का जो राजस्व होगा, भारत का जो खजाना होगा, यहाँ से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य होंगे ना, उनका वेतन जाएगा, उनकी तनख्वाह जाएगी। तो ये तो सरासर गलत था कि जो भारत का राजस्व होगा वहाँ से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन जाएगा। तो ये यहाँ पे गलत चीज़ें बता रहे थे। और
इसके बाद यही हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। और यहीं से इन्होंने ये बात बोली कि अब चार्टर जो है वो हर 20 वर्ष बाद ये आएंगे। ये 1813 में भी बोला और 1793 के चार्टर में भी बोला। अब बात करते हैं 1813 के चार्टर की। तो 1793 के ठीक 20 साल बाद कौन सा चार्टर आएगा? 1813 का चार्टर। तो इस बात को आपने याद रखना। एक ही बात है 1793 के चार्टर में कि भारत के राजस्व से बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो व्यापारिक जो आपका किसके लिए बनाया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो आपका राजनीतिक मामलों के लिए बनाया गया था, उनके सदस्यों का वेतन जाएगा। ये किस चार्टर में बोला? 1793 के चार्टर में बोला। अच्छा, इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि इसके बाद क्या होता है कि भारत के राजस्व से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन, ये तो बोला 1793 में। अब आता है 1813 का राजलेख, 1813 का चार्टर। 1800 की चार्टर में 13 की चार्टर में बहुत सारी बातें बोली जाती है। पहली बात तो यहाँ पर ये बोली जाती है कि जो आपका भारत की जो शिक्षा है, भारतीयों की जो शिक्षा है उस पर 1 लाख रुपए खर्च करने का, भारतीयों की शिक्षा या साहित्य मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, साहित्य पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान यहाँ पर किया जाएगा। और ये बात यहाँ पे बोली। भारत में ईसाई धर्म के प्रचारक का आगमन, या बोलेंगे भारत में भारतीय शिक्षा और नैतिक और धार्मिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए भारत जाने की इच्छा रखने वाले ईसाई मिशनरियों को क्या दे दी? यहाँ पे अनुमति दे दी। या सीधा सीधा आसान भाषा में बोल सकते हैं कि ईसाई धर्म के जो प्रचारक, क्योंकि ईसाई धर्म को ये बढ़ाना चाहते थे भारत में, तो ईसाई धर्म के प्रचारक का भारत में क्या कर दिया इन्होंने? आगमन कर दिया। इस बात को आपने याद रखना है। तो भारत में ईसाई धर्म के प्रचारक का आगमन किस चार्टर के तहत हुआ? तो 1793 के चार्टर के तहत हुआ। भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे किस चार्टर के तहत? 1813 के चार्टर के तहत ये बोला कि भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। दूसरा, ईसाई धर्म के प्रचारों का आगमन भारत में होगा और भारत के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया गया और चीन के साथ कंपनी ने एकाधिकार को क्या किया? लगातार रखा। तो याद रखना कि भारत के साथ चाय के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किस चार्टर के तहत किया गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोलेंगे भैया आपका 1813 का चार्टर वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1813 के चार्टर में ही 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर सालाना खर्च किया जाएगा और भारत के साथ चाय का व्यापार खत्म किया जाएगा। भारत में ईसाई मिशनरियों का क्या होगा? आगमन होगा। ये बात भी 1813 के चार्टर में ही बोली जाती है। एक एक बात आपको याद रखनी है, एक एक बात मैं बहुत डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद आता है आपका 1833 का चार्टर एक्ट। अच्छा, 1813 के 20 साल बाद ठीक अब आता है आपका 1833 का चार्टर। अच्छा, 1833 के चार्टर में भी अब धीरे धीरे ये क्या कर रहे थे? भारतीयों के साथ तो इन्होंने किया ही, अब इन्होंने क्या कर दिया? चीन के साथ भी चाय के व्यापार का एकाधिकार क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है वो याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चीन के साथ भी व्यापार का एकाधिकार समाप्त किस एक्ट के तहत किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार का जो एकाधिकार है वो चीन के साथ कब समाप्त किया गया? तो बोलेंगे 1833 के चार्टर के तहत किया गया। भारत पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 1813 के चार्टर के तहत सर किया गया। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसके तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, मैंने बोला 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को क्या बनाया? बंगाल का गवर्नर जनरल। लेकिन यहाँ पर क्या किया इन्होंने? यहाँ पर भैया इन्होंने क्या किया? बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का क्या बना दिया? गवर्नर जनरल बना दिया। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो 1833 के चार्टर, 1833 के अधिनियम, जो नियम और कानूनों का जो समूह है, इस अधिनियम के तहत जो है वो भारत के पहले गवर्नर जनरल जो बनाए जाते हैं, बहुत बार परीक्षाओं में सीधा पूछा जाता है, तो नाम एक ही लूँगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो ये बात आपको जरूर याद रखनी है कि किस चार्टर के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है, या बंगाल के पहले गवर्नर जनरल को भारत का पहला गवर्नर जनरल किस अधिनियम, किस चार्टर के तहत बनाया गया? तो बोलेंगे 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बनाया गया। एक एक बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, इसी के तहत सिविल सेवा परीक्षा की भी स्टार्टिंग हुई, लेकिन कहीं ना कहीं सिविल सेवा परीक्षा का क्या हुआ? यहाँ पर विरोध हुआ तो इस विरोध के चक्कर में क्या करना पड़ा? समाप्त करना पड़ा। तो 1833 के अधिनियम के तहत जो ये आपका जो सिविल सेवा जो शुरू की गई थी, देखिए इन वीडियो को बनाना उतना आसान नहीं है, लेकिन जब बनाई जाती है तो बेहतर और बेहतरीन तरीके से इन वीडियो को तैयार किया जाता है। तो आपने
याद रखना है कि जब सिविल सेवा परीक्षा की 1834 में शुरुआत हो रही थी तो इसका विरोध ईस्ट इंडिया कंपनी की किसी व्यावहारिक संस्था, तो बोलेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा इसका क्या किया गया था, भरसक विरोध किया गया था, जो कि व्यापारिक मामलों के लिए उस समय बनाई गई थी। इसी एक्ट के तहत, जो कि 20 साल के लिए आया था, दास प्रथा का अंत किया गया। तो भारत में दास प्रथा का अंत किस एक्ट के तहत, बोलेंगे 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत हुआ। अब 1833 के ठीक 20 साल बाद एक चार्टर और आया जिसको बोलते हैं 1853 का राजलेख। मैंने आपको बोला था कि 1773 से 1853 तक राजलेख भारत में आते हैं, लेकिन 1853 के बाद 1873 में फिर 20 साल बाद, क्योंकि 1793 में ये बात हो गई थी कि हर 20 साल बाद राजलेख आएंगे। 13 में भी यही बात बोली कि हर 20 साल बाद आएंगे, 33 में भी यही बोले 20 साल बाद आएंगे, लेकिन 53 के बाद 73 में चार्टर दोबारा क्यों नहीं आया, राजलेख दोबारा क्यों नहीं आया, क्यों इसके बाद आया भारत शासन अधिनियम। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन था, बहुत डिटेल से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, आप पढ़ते रहिए, मज़ा आने वाला है। यहाँ पर क्या हुआ कि जो कंपनी की कर्मचारी, बड़ी कर्मचारी की जो नियुक्ति है, अब नामजदगी होता है सिफारिश के स्थान पर सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई। मतलब कि यहाँ बोला कि अब सिफारिश के स्थान पर जो है वो सिविल सेवा, जो कंपनी के कर्मचारी की नियुक्ति है, जो ये यूपीएससी आप सुन रहे हैं ना, सिविल सेवा परीक्षा, इसकी शुरुआत पहले से ही हो चुकी है। तो सिविल सेवा परीक्षा की जो शुरुआत है वो शुरुआत यहाँ पे कर दी थी 1853 में। अब इसके बाद क्या होता है, अब भारत में 1857 की 10 मई 1857 को मेरठ की क्रांति, जिसको 1857 के विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, इस क्रांति के होने के बाद भारत में अब बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। भारत में क्या होता है, भारत में जो है अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पे जो है वो सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए अब इंग्लैंड क्या करता है, अब सीधा वो बोलता है कि अब कोई चार्टर चूटर भारत में नहीं आएगा। अब 1858 में उन्होंने ठीक एक साल बाद सीधा अब उन्होंने भी भैया एक्शन लेने शुरू कर दिया। उन्होंने इंग्लैंड से एक ब्रिटिश क्राउन के तहत अब जितने भी एक्ट पारित किए जाएंगे, इसके बाद के सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अभी तक के एक्ट किसने पारित किए थे, जो 1773 का, 1784 का, 1793 का, 1813 का, 1833 का, ये सारे के सारे एक्ट जो है 1853 का, ये सारे के सारे किए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत से ही इन एक्ट को पारित कर रही थी। लेकिन इसके बाद जो आपके कानून और नियम बनाए वो सीधे ब्रिटिश सरकार, जिसको आप ब्रिटिश क्राउन, और ब्रिटिश क्राउन की जो सरकार है वो कहाँ से चलती थी, इंग्लैंड से। तो 1858 के बाद भारत में जो शासन चलने लगा वो इंग्लैंड से चलने लगा, इसीलिए इन्होंने कानून लाया 1858 का भारत शासन अधिनियम। अच्छा, भारत शासन अधिनियम, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई बहनों तक, सब लोगों तक पहुँचा दो इस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। अच्छा, अगर बात करें 1858 के भारत शासन अधिनियम की, तो यहाँ पर क्या हुआ कि भारत शासन अधिनियम, इसमें क्या बोला कि महारानी विक्टोरिया के हाथों में शासन चला गया। तो भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के हाथों में किस एक्ट के तहत गया, तो बोलेंगे भारत शासन अधिनियम 1858। और यहाँ पे क्या बोला कि भारत का गवर्नर जनरल होगा, उसको भारत का वॉइस रॉय कहा जाने लगा। और भारत का जो पहला वॉइस रॉय है वो वही है जिसके समय 1857 की क्रांति भी हुई थी, लॉर्ड कैनिंग साहब। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो क्या बोलेंगे लॉर्ड कैनिंग था। और भारत के प्रथम वॉइस रॉय भी कौन थे, तो याद रखना है वो भी लॉर्ड कैनिंग साहब थे। लॉर्ड कैनिंग से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो आपने बिल्कुल ये बात याद रखनी है कि भारत के पहले वॉइस रॉय कौन थे, तो बोलेंगे लॉर्ड कैनिंग। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम, भारत का वॉइस रॉय किस अधिनियम के तहत किया गया, तो बोलेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के वॉइस रॉय को, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वॉइस रॉय कहा जाने लगा। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक व्यापारिक मामलों के लिए बनाया था, एक राजनीतिक मामलों के लिए बनाया था। एक में 24 सदस्य थे, एक में 6 सदस्य थे। अब इनको भी क्या कर दिया, इनको भी समाप्त कर दिया गया, ये भी याद रखना है। तो याद रखना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की समाप्ति किस अधिनियम के तहत हुई, तो बोलेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। इन्होंने बोला कि अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की कोई आवश्यकता नहीं है, अब इंग्लैंड से भैया शासन चलने वाला है, कोई आवश्यकता नहीं है इन सब की। और दूसरा इन्होंने क्या किया, मुगल सम्राट के पद की भी क्या कर दी, समाप्ति कर दी। तो मुगल सम्राट के पद की समाप्ति, अंतिम जो मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, उसको रंगून जेल में डाल दिया गया और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई।
1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद अब इन्होंने क्या किया, एक अधिनियम और लाया जिसको बोलते हैं भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1861 में आया और इस अधिनियम को क्या बोला, सबसे पहले बोला वायसरॉय अध्यादेश जारी करने की शक्ति। वॉइसरॉय क्या करता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। ये किस अधिनियम के तहत बोला, तो संवैधानिक विकास धीरे धीरे इसी तरह होता रहा, तो याद रखना है। इसके बाद हम संविधान सभा के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि संविधान सभा कैसे बनी, संविधान सभा की पहली बैठक, दूसरी बैठक, पहली वीडियो में भी हमने ये पढ़ा था संविधान कैसे बना, कितनी महिलाएं थी, कितनी सीटों के लिए चुनाव हुआ, ये सारी चीज़ें हम इसके बाद बहुत डिटेल से देखने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, भारत परिषद अधिनियम। अब भारत परिषद अधिनियम में क्या हुआ, यहाँ पर अध्यादेश जारी करने की क्या दे दी गई, वायसरॉय को शक्ति। तो भारत के वायसरॉय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दी गई, तो बोलेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। इसी अधिनियम में वायसरॉय परिषद में जो वायसरॉय की जो परिषद होगी उसमें भारतीयों को भी शामिल करने की बात की गई। तो भारतीयों को वायसरॉय परिषद में शामिल किया जाएगा, ये किस अधिनियम में बोला, तो बोला भैया 1861 के, आपका जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम था, इंडियन काउंसिल एक्ट का, इसमें यह बात बोली गई। और एक बात और बोली गई कि लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। तो लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट के तहत की, तो बोलेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत की। अच्छा, यहाँ पे एक और भारत परिषद अधिनियम आता है, तो भारत परिषद अधिनियम 2 कब आया, 1892 में आया। इसमें क्या हुआ, अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत। इसमें सिर्फ एक ही बात हुई कि 1892 का जो ये भारत परिषद अधिनियम आया, इसमें क्या हुआ, इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव की क्या होगी, शुरुआत होगी। इस बात को भी आपने याद रखना है। और इसी अधिनियम के तहत जो 1892 का भारत परिषद अधिनियम था, इसी अधिनियम के तहत जो विधान परिषद थी, विधान परिषद में कम से कम 10 सदस्य और ज़्यादा से ज़्यादा जो विधान परिषद जो यहाँ पे बनाई गई थी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 16 सदस्य जो है वो निर्धारित की गई थी। इसमें ये बोला कि जो केंद्रीय विधान परिषद होगी इसमें जो है वो क्या होगा, इसमें जो है ज़्यादा अगर तो कम होंगे तो 10 सदस्य होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे, 16 सदस्य होंगे। इस बात को यहाँ पर बोला गया। अगला था आपका 1909 ईस्वी का अधिनियम। अगर बात करें 1909 ईस्वी के अधिनियम की, तो इसको एक नाम दिया गया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अगर बात की जाए मार्ले मिंटो, अब इसमें मार्ले कौन था और मिंटो कौन था। मार्ले जो यहाँ पे था वो था भारत के राज्य के सचिव, और मिंटो जो थे वो क्या थे, भारत के वॉइसरॉय थे। अच्छा, यहाँ पर क्या बात हुई, यहाँ पर सबसे पहले क्या हुई, सांप्रदायिक चुनाव का यहाँ पर जो है वो क्या हुआ, सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हो गई। और इस अधिनियम के तहत एक बात बोली गई, फूट डालो और राज करो। क्या बोला, फूट डालो और राज करो। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो पूछा जाता है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता, या क्वेश्चन पूछा जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। तो वो कौन है, वो है आपका मिंटो, मार्ले मिंटो। तो मिंटो को क्या कहा जाता है, मिंटो जो भारत के वॉइसरॉय जो मिंटो थे, इनको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक या इनको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता भी कहा जाता है। एक किताब से ये सारी चीज़ें उठा के नहीं लाई है, बहुत सारी किताब से लाई गई है, क्योंकि एक कंटेंट से तो आप एक कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन ये कंटेंट बहुत बड़ा है। इसी के तहत क्या हुआ था, इसी के तहत जो है वो क्या था, इसी के तहत वायसराय परिषद में पहला भारतीय को शामिल किया गया। तो इसी अधिनियम के अंतर्गत पहले ही किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की जो कार्य परिषद है उसमें जो है वो क्या किया गया, शामिल किया गया था। अच्छा, ये कौन थे, तो वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को सबसे पहले जो इसमें शामिल किया गया था। जो मैंने आपको बताया था कि जो 1892 का जो इन्होंने एक्ट बनाया था, केंद्रीय विधान सभा जो बनाई थी, केंद्रीय विधान परिषद जो बनाई थी, इसकी जो संख्या अधिकतम 16 होती थी, इसकी संख्या को इन्होंने 16 से क्या कर दिया, 60 कर दिया। तो ये बात आपको याद रखनी है कि केंद्रीय विधानसभा में अतिरिक्त सदस्यों की जो संख्या थी वो 16 से 60 किस अधिनियम के तहत कर दी, तो विधान परिषद में न्यूनतम 10 लोग होते थे, अब क्या कर दिया इन्होंने, 16 से क्या कर दिया, इनकी संख्या 60 कर दी। इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और इसी अधिनियम में मार्ले कौन था, जो कि मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव जो थे, मार्ले ने क्या कहा, भारत का सचिव मार्ले था, इसने कहा मिंटो से कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। तो ये बात उसने फिर भी नहीं मानी कि ये बात में जो है हमको ही क्या होने वाले हैं, घातक साबित होने वाले हैं। इसके बाद है भारत की बेहतर से बेहतर क्वेश्चन हम आज पढ़ने वाले हैं, पॉलिटिकल साइंस। इसके बाद आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम। हर चार्टर में कोई ना कोई नियम और कानून था,
और इस चार्टर में भी मतलब कि क्या थी, मतलब कि कोई ना कोई बात तो थी। अच्छा, सबसे पहले इसमें क्या हुआ, इसमें जो सचिव थे वो थे आपके कौन, मांटेग्यू। सचिव कौन थे इसमें, मांटेग्यू साहब कौन थे, मांटेग्यू साहब जो है इसमें कौन थे, सचिव थे। और इसमें जो चेम्सफोर्ड थे वो क्या थे, आपके भारत के वॉइस रॉय थे। इसीलिए इसको इसको क्या बोला, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा गया, या 1919 के भारत शासन अधिनियम को क्या कहते हैं, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। मांटेग्यू भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो है वो क्या थे, भारत के वॉइस रॉय। सबसे पहले इसमें निर्वाचन का विस्तार किया गया। तो किस अधिनियम के तहत भारत में निर्वाचन का विस्तार किया गया, तो निर्वाचन का जो विस्तार किया गया वो इसी अधिनियम के तहत किया गया। इसमें क्या किया, इन्होंने क्या किया, सिख, ईसाई और सामान्य अलग अलग ही अपने निर्वाचन में वोट कर सकते थे। अच्छा, महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार, तो किस अधिनियम के तहत, तो मान ली जो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है, इसमें भारत में पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। इसी के तहत जो है वो भारत में पहला लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया। तो लोक सेवा आयोग, यूपीएससी आपने सुना होगा, सिविल सेवा के लिए जो ली आयोग बना था, ये भी आपको याद रखना है। ली आयोग जो है सिविल सेवकों की भर्ती के लिए, लोक सेवा आयोग जिसको आप आज की डेट में जानते हैं, पहले इसको ली आयोग के नाम से जाना जाता था, इसकी क्या की गई, इसका गठन किया गया। तो ली आयोग का गठन या लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में कब किया गया, तो लोक सेवा आयोग का गठन, ली आयोग जिसको कहेंगे, 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए ली आयोग का गठन किया गया। ये भी आपको याद रखना है। किस अधिनियम के तहत, तो बोलेंगे 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। इसी के तहत प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई, और द्वैत शासन की जो जनक पूरे विश्व में अगर मैं कहूँ तो वो कौन है, तो आपकी वो क्या है, तो ये आपको याद रखना है। प्रांतों में द्वैत शासन की जो प्रणाली है, मतलब कि उसको क्या की गई, भारत में उसकी स्थापना की गई। तो ये आपको याद रखना है। लियोनस कार्टिस द्वैत शासन के जनक है। और सिविल सेवा के लिए ली आयोग की स्थापना, ये भी आपने पढ़ा। और अगर बात करें केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग भी इसी अधिनियम के तहत किया गया। और इसी अधिनियम के तहत अगर मैं बात करूं 1928 में मित्रों क्या हुआ, 1928 में साइमन आयोग भारत आया। तो साइमन कमीशन भारत जो आया था वो किस अधिनियम के तहत आया, तो ये भी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत ही भारत आता है। और इसके अंतर्गत जो है वो मैंने बोला प्रांतों में द्वैत शासन को लागू किया गया। और दूसरा जो इसमें बात हुई, 8 प्रांतों में विधान परिषद का गठन भी किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि 8 प्रांतों में विधान परिषद का गठन भारत के किस अधिनियम के तहत हुआ, तो बोलेंगे आपका 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ। इसके बाद है आपका भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो था, इसमें क्या हुआ, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। और इसमें इसी अधिनियम के तहत भारत में क्या हुआ, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसको आप फेडरल भी बोल सकते हैं। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो कि कहाँ पे स्थित था, आपका दिल्ली में स्थित था। ये संघीय न्यायालय जो था, जो भारत में संघीय न्यायालय बना था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, क्योंकि इसी अधिनियम का सबसे ज़्यादा भारतीय संविधान में क्या था, प्रभाव भी था। इस बात को आपने याद रखना है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में किस जो अधिनियम का सबसे ज़्यादा प्रभाव था, बोलेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 का था सर। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस अधिनियम पे अगर बात की जाए तो इस अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो कि दिल्ली में था। इसका गठन 1 अक्टूबर 1900 शायद ये 37 हो सकता है। और इसके जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे, मॉरिस गवेयर। मॉरिस गवेयर इस संघीय। और दूसरा जो यहाँ पे हुआ, प्रांतों में जो द्वैध शासन लगाया था उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया। अच्छा, मैंने आपको एक बात बोला कि इसको भारतीय संविधान का सबसे ज़्यादा प्रभाव इस अधिनियम का पड़ा, इसीलिए इस अधिनियम को भारत का मिनी संविधान का दर्जा दिया गया। तो किस अधिनियम को भारत के मिनी संविधान का दर्जा दिया गया, तो इसी अधिनियम को मिनी संविधान कहा गया। इस बात को आपने याद रखना है। और दूसरा आपको याद रखना है कि प्रांतों में द्वैध शासन को भी समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। और इसी अधिनियम के तहत केंद्रों में द्वैध शासन को क्या कर दिया, लागू कर दिया। तो याद रखना है, केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया, द्वैध शासन जो प्रणाली है उसका शुभारंभ कर दिया। जबकि प्रांतों में क्या कर दिया, प्रांत उस समय जिले टाइप होते थे, इनको लागू कर जो है वो क्या कर दिया, केंद्र में लागू किया और प्रांतों में खत्म कर दिया गया। दोनों बातें आपको याद रखनी है। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया, जिसमें दलित, मजदूर और महिलाएं, इनके लिए भैया ये अलग अलग तरीके से वोट छोड़ सकते थे। दलित अलग से वोट छोड़ सकते थे, आपके
महिलाएं अलग छोड़ सकती थी, मजदूर वर्ग के लिए अलग। तो किस अधिनियम के तहत जो है वो दलित के लिए जाति दलित जातियों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचक मंडल बनाए? तो भैया बोलेंगे निर्वाचन का विस्तार किया गया, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हमारे देश में मुद्रा को नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले बैंक बनाया गया, और इस बैंक में मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आप बोलते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या की गई, स्थापना की गई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को की जाती है, और इसी अधिनियम के दौरान जो है वो संघ की इसी भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां गवर्नर जनरल को कहीं ना कहीं प्रदान की गई थी। और आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे ना, वो किसको बनाया था, सर एस्बॉर्न स्मिथ। ये एस्बॉर्न स्मिथ नहीं है, ऑसबॉर्न स्मिथ है। तो ये भी आपको याद रखना है, ऑसबॉर्न स्मिथ का नाम भी आपने याद रखना है। तो ऑसबॉर्न स्मिथ का नाम भी बहुत ज़रूरी है, तो ऑसबॉर्न स्मिथ का नाम भी आप ज़रूर याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ऑसबॉर्न स्मिथ का नाम भी। अगला है आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें क्या हुआ, इसमें सबसे पहले बात की गई जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1900 जो आपका जो 47 था, इसमें क्या बोला, इसमें ये सबसे पहले इसमें एक रिपोर्ट आती है, और ये रिपोर्ट आई थी 4 जुलाई 1947 को। एक रिपोर्ट भारत के ब्रिटिश संसद में पेश की जाती है, और ये रिपोर्ट थी भारत के स्वतंत्रता अधिनियम से संबंधित। इसमें क्या बोला कि भारत को आज़ाद किया जाए। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेंट एटली थे। तो उस समय हाउस ऑफ कॉमन्स जो था इंग्लैंड का, वहाँ पे इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाता है। तो इस रिपोर्ट को जो पारित किया था वो किया था 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई 1947 को ये इसको स्वीकृति मिली, हाँ, कि भारत को आज़ाद कर दो। और तत्पश्चात याद रखना, माउंट बेटन योजना, ये फाइनल योजना थी माउंट बेटन योजना। ये माउंट बेटन योजना जो थी, इसके तहत जो है वो ये 3 जुलाई 1947 को भारत आती है। इसमें भारत के अंतिम वायसरॉय लॉर्ड माउंट बेटन की बात की जाती है। सबसे पहले इस योजना में क्या बोला कि भारत में वायसरॉय पद की क्या हो जाएगी, समाप्ति हो जाएगी। दूसरा बोला कि जो गवर्नर जनरल है, अगर बात करें स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की, वो कौन थे, तो वो थे आपके लॉर्ड माउंट बेटन। लेकिन अगर बात करें स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तो ये बने आपके सी राजा गोपालाचारी। और भारत के जो अंतिम वॉइसरॉय इसके तहत बने थे वो कौन थे, तो वो थे आपके कौन, लॉर्ड माउंट बेटन। तो लॉर्ड माउंट बेटन जो है वो क्या थे, भारत के अंतिम वॉइसरॉय थे, इस बात को आपने याद रखना है। और स्वतंत्र भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंट बेटन थे। वॉइसरॉय पद को किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया, तो याद रखना है माउंट बेटन योजना के तहत। गवर्नर जनरल जो भारत का वॉइसरॉय का पद है वो भी इसी के तहत समाप्त कर दिया गया। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। यहाँ तक हमने बहुत डिटेल्स इसको पढ़ लिया है, तो एक बार अब इसको बहुत डिटेल से देख ले हमने किस किस तरह, बहुत ही थोड़ा फास्ट ज़रूर पढ़ा है क्योंकि बहुत बड़ी ये सीरीज चलने वाली है यूट्यूब पे। तो आप इनको आसानी से देख सकते हैं, इनका मज़ा ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको इनके नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनके अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप ज़रूर नोट्स बनाएं। और अगर आप हमारे बैच के साथ भी जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409, आप इस नंबर पे जुड़कर हमसे हमारा बैच परचेज़ कर सकते हैं। हमारी फ़ीस मंथली 499 है। तो आप ज़रूर जुड़िएगा हमारे बैच के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है मेरी हर एक वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव, जय श्री गुरु महाराज, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव टू ऑल, जय माँ भंग्याणी।